नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी कि बैलेंस शीट एनालिसिस की कड़ी में आज हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमारी कल रिलीज हुई थी जिसके अंदर की हमने बैलेंस शीट एनालिसिस को डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम बैलेंस शीट एनालिसिस के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। क्यों बैलेंस शीट एनालिसिस किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या जरूरत होती है इसकी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी, तो इसलिए पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि ये जो जो भी चीजें डिस्कस होंगी ये बहुत ही अच्छे आपके लिए ड्रामेटिक ड्राइंग के रूप में होगी। जो भी चीजें होंगी बहुत अच्छे विजुअल्स आपके लिए इसमें प्रेजेंट किए जाएंगे, जिसमें हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, इसमें सबसे पहली चीज ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। मेनली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर चार तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नंबर 3 बैलेंस शीट और नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे एंड में जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर ली, चार तरह की होती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है। A detailed investigation of company's financials to understand its performance in detail। तो जो कंपनी है उसकी परफॉर्मेंस को डिटेल में जानने के लिए उसका एनालिसिस किया जाता है। ये जो एनालिसिस है इसका गोल क्या है। इसका अल्टीमेट गोल है टू मेक द डिसीजंस रिगार्डिंग लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसलिए लोन लेने के लिए, देने के लिए, जहां इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, ये सब पर्पस रहते हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले हम बात कर चुके हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो। ये हमारी मेन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है। इससे हमें दो चीजों का फायदा होता है। एक तो ये, इससे हमें कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस का पता चलता है, और नंबर 2, इससे हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे फ्यूचर के डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। अब हम बात करेंगे हु यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जनरली बैंक्स यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स को जिस कंपनी को लेंड करना है तो बैंक ये जानना चाहते हैं कि उसकी बैलेंस शीट कैसी है। उसके लिए अलग अलग तरह का एनालिसिस किया जाता है। मेनली दो तरह की रेशियोज होती हैं। अगर हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करनी है लाइक वर्किंग कैपिटल फंडिंग, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में यह देखा जाता है कि जो कंपनी है उसके पास जो उसके इंटरेस्ट का खर्चा है उसका कितने गुना ज्यादा कैश फ्लो है। मीन्स अगर कोई कंपनी 100 रुपया कमा रही है इंटरेस्ट से पहले, और अगर उसका 50 रुपये इंटरेस्ट की पेमेंट है, तो इसका मतलब है जो उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो 2 है। मतलब बैंक के लिए बहुत कंफर्ट की बात है कि उसके पास डबल है उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जनरली 1.25 जो होती है उसके ऊपर होना चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अगर 1 है तो फिर उसमें दिक्कत होती है कि बैंक उसको फंडिंग करने में। दूसरा है डेट इक्विटी रेशो। अगर हमें लॉन्ग टर्म फंडिंग करनी है तो हम डेट इक्विटी रेशो देखते हैं। कल हमने डीएससीआर को डिस्कस किया था। डीएससीआर भी एक पैरामीटर है, लेकिन डेट इक्विटी रेशो इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म फंडिंग। अगर हम लॉन्ग टर्म फंडिंग कर रहे हैं तो कितना हम टोटल डेट है बैंक की बैलेंस शीट में आएगा और कितनी उसकी इक्विटी है। ये जनरली 2:1 होना चाहिए। 2 अगर डेट है तो 1 इक्विटी है, तो वो अच्छी साउंड कंपनी है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो बैंक्स के लिए यूज में आता है। वो प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल जो फंड्स हैं, जब वो किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा
जो बिजनेस ओनर हैं, जो खुद जो बिजनेस चला रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होता है अपनी बैलेंस शीट का एनालिसिस करना। क्या उनको फर्दर कैपिटल रेज करनी है, जहां उनको उनके पास कैपिटल ज़्यादा है, उनको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब चूजिंग अ प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन एंड अदर्स। तो उनको ये सब डिसीजन लेने के लिए बैलेंस शीट एनालिसिस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं, जो कि आपकी बैलेंस शीट का की रेटिंग देती हैं, जनरली ट्रिपल ए, डबल ए, बी, ट्रिपल वी एटसेट्रा, इस तरह से रेटिंग दी जाती है। और कोई भी बैंक को अगर फंडिंग करनी है तो मिनिमम ट्रिपल बी रेटिंग होनी चाहिए। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी आपकी बैलेंस शीट के बेस पे उसका एनालिसिस करने के बाद जो है आपको एक क्रेडिट रेटिंग असाइन करती हैं। अब हम बात करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो जो कोई भी कंपनी होती है, जो उसकी एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट होती है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो उसमें टोटल 7 पार्ट्स होते हैं। उसमें ऑडिटर की रिपोर्ट होती है सबसे पहले, फिर बैलेंस शीट होती है, फिर बैलेंस शीट के अंदर जो हेड हैं उसके नोट्स टू अकाउंट होते हैं, उनकी डिटेल होती है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। तो टोटल एनुअल रिपोर्ट जो रहती है ऑडिटेड रिपोर्ट, उसके अंदर 7 कंपोनेंट रहते हैं। उसके अलावा आपने कई बार किसी भी कंपनी का जब हम रिजल्ट को पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह के रिजल्ट्स होते हैं। एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कंसोलिडेटेड। तो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का क्या फर्क होता है? तो जनरली जो स्टैंड अलोन होता है, जैसे हम एग्जांपल दें तो अगर मैं रिलायंस की बात करूं, तो रिलायंस कंपनी के अंदर, जैसे रिलायंस का जो मेन बिजनेस है वो तो है ऑयल रिफाइनरी का, लेकिन रिलायंस के अंदर बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जिनका की ओनर तो रिलायंस ही है, लेकिन वो सब्सिडरीज जो हैं वो अलग अलग काम करती हैं। जैसे जियो है, जियो, इसके अलावा रिलायंस रिटेल है। ऐसे जो रिलायंस की जितनी भी कंपनियां हैं जो कि जिसकी की सब्सिडी जो कि इसकी सब्सिडरी हैं, उन सब के फाइनेंशियल्स को कंसोलिडेट करके जो रिपोर्ट बनती है वो कंसोलिडेटेड होती है। और अगर मैं सिर्फ रिलायंस के ही बिजनेस को देखूं तो उसको मैं बोलूंगा स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरली जो है कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देखी जाती है किसी भी कंपनी में, सारे बिजनेसेस जिसमें कि वो सब्सिडरी है उनको मिला के। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कंसोलिडेटेड और इसमें क्या फर्क है। जैसे आप ये देख सकते हो कि जो जो रिलायंस है वो पेरेंट कंपनी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी जो हैं उसकी सब्सिडरीज रहती हैं। जब सारी सब्सिडरीज को हम इसमें मिला लेते हैं तो वो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बन जाती है। अब सब्सिडरी क्या होती है? जिसकी कि 100% होल्डिंग जो है वो उसके पेरेंट के पास है, जिसकी 100% जो शेयर होल्डिंग है वो रिलायंस ने खरीद रखी है, वो उसकी 100% सब्सिडरी है। ठीक है। अब जब हम कोई भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं, किसी भी ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो उसके अंदर 4 तरह के ओपिनियन होते हैं। किसी भी रिपोर्ट में ऑडिटर 4 तरह के ओपिनियन दे सकता है। अब इन ओपिनियन का क्या मतलब होता है? नंबर 1 हो सकता है अनक्वालिफाइड ओपिनियन, नंबर 2 हो सकता है क्वालिफाइड ओपिनियन, नंबर 3 हो सकता है नेगेटिव ओपिनियन, और नंबर 4 हो सकता है नो ओपिनियन। अब अगर मैं अनक्वालिफाइड ओपिनियन की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि रिपोर्ट में क्लीन एंड क्लियर ओपिनियन गिवन बाय द ऑडिटर अबाउट द प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी। इसका ये मतलब है कि द कंपनी इज होल्डिंग गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस एंड शोज गुड सिस्टम एंड प्रोसीजर आर इन प्लेस, दैट इज द बेस्ट कंपनी वेयर द ऑडिटेड ओपिनियन इज अनक्वालिफाइड। इफ
The opinion is qualified. The auditor opinion that something might not be right. This kind of opinion falls somewhere between a negative and a positive opinion. तो यहाँ पे ऑडिटर को कुछ भी लगता है थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ चल रही है तो वो अपने ओपिनियन में उसको क्वालिफाइड ओपिनियन देता है, उसमें वो उसको नोट कर देता है तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन हो जाता है. Negative opinion. The auditor clearly says that something going on in the company is wrong. This implies that the disclosed financial statements does not provide a clear picture of the company's practice. If auditor को लगता है कि भाई there is some ज़्यादा कुछ गड़बड़ है इसके अंदर and auditor is not convinced that the numbers presented are a true picture of the health of the company, then auditor given a negative opinion. नंबर 4 होता है नो ओपिनियन गिवन. जब ऑडिटर को यह लगता है कि भाई वो इस ऑडिट को नहीं कर सकता है और वो इस ऑडिट को छोड़ रहा है, जब वो उसको छोड़ के चला जाता है उसको बोलते हैं नो ओपिनियन गिवन. इसका मतलब होता है कि भाई देयर इज डेफिनेटली समथिंग सीरियस इन द कंपनी. इसीलिए जब हम देखते हैं जब कोई भी कंपनी अपना ऑडिटर चेंज करती है फ्रीक्वेंटली तो उस कंपनी पे थोड़ा सा डाउट होना चाहिए कि भाई ये बार बार अपना ऑडिटर क्यों चेंज कर रही है. ये इसको थोड़ा सा रेड फ्लैग माना जाता है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में अगर कोई कंपनी अपना फ्रीक्वेंटली ऑडिटर चेंज कर रही है. इसके अलावा जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे. आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इनका एनालिसिस क्यों किया जाता है, इनका एनालिसिस किसके लिए ज़रूरी होता है, ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्या होते हैं और स्टैंड लोन क्या होते हैं, और इसके अलावा ऑडिटर कितने तरह के ओपिनियन देता है. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में हम बात करेंगे अब आगे की वर्किंग कैपिटल एनालिसिस की. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.